क्लास 9 और क्लास 9 का क्लास 9 NCERT क्लाइमेट चैप्टर 4। हर बार कहना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। सभी लोगों से आग्रह है, जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है और आप इसको देख पा रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृति, टोपोग्राफी और अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। मतलब हमारा ज़मीन कैसा है, पहाड़ पत्थर जो है ना, क्या है, पहाड़, झरना माने पहाड़ के बाद जैसे पठार, मरुस्थल, हिमालय, ये सब पढ़ चुके हैं। द्वीप, प्रायद्वीप, ये सारे चीज़ पढ़ चुके हैं। यही है स्थलाकृति। अपवाह क्या है, जो पानी का बहाव है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु और भी बाकी की नदियाँ जो भी है, कावेरी है, तो इस तरह की नदियाँ। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से, अभी याद रखना है कौन सा शब्द यहाँ पर है, प्राकृतिक पर्यावरण। नेचुरल एनवायरनमेंट को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये ही हैं। कौन कौन से? स्थलाकृति और अपवाह। अगर किसी प्राकृतिक पर्यावरण को समझना है, नेचुरल एनवायरनमेंट को, तो पहला आप उसकी स्थलाकृति और दूसरा उसका अपवाह, ये 2 चीज़ मेन है। उसके अलावा तीसरा क्या है, इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडल की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। फिर से अब ध्यान दिलाते हैं, नेचुरल, अगर आपको नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में जानना है, स्पेलिंग पर नहीं जाना है, तो उसमें 3 चीज़ मुख्य है, जिसमें टोपोग्राफी है, जिसको स्थलाकृति कहते हैं। उसके बाद आता है प्राकृतिक पर्यावरण में और अपवाह, जिसको ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। तीसरा आता है जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, क्लाइमेट, जलवायु के बारे में। तो ये 3 मुख्य चीज़ें हैं। तो ये हम लोग को नेचुरल क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण में ज़रूरी है। एक ही बार को बार बार दोहरा दिए, ठीक नहीं लगा। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? ठंड होता है ना उस समय, तो हमारे यहाँ ठंड में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है? या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है? इस सभी प्रकार के प्रश्न उत्तर आप भारत की जलवायु में अध्ययन करेंगे। यही सब बात ना, गर्मी क्यों हो रहा है, ठंडा क्यों हो रहा है, अब गर्मी के बाद मौसम में परिवर्तन क्यों हो रहा है, ये सब प्रश्नों का उत्तर इसी जलवायु में पढ़ेंगे। भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं, एक विशाल क्षेत्र लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक, किसी विशाल क्षेत्र जैसे भारत देश का पूरा एरिया मान लीजिए, या किसी देश का पूरा एरिया, लंबे अवधि लगभग 30 वर्ष से अधिक में मौसम अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। आप एक टाइम पीरियड मोटा मोटी जब 30 साल का लेते हैं, किसी विशेष और विशाल स्थान का, उस जगह का विविधता और बाकी के मौसम की जो अवस्थाएं हैं, जलवायु और मौसम का में अंतर क्या है ना, मौसम जो है दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। जैसे बारिश होना, फिर धूप हो जाना, फिर हवा का तेज़ चलना, फिर हवा का तेज़ नहीं चलना, ये सारे चीज़ मौसम के अंदर है। और इसी तरह का दिन रात होना, ये सब क्या है, मौसम में जो तुरंत ही धूप आ गया, तुरंत ही छाँव आ गया, ये सब मौसम के अंदर आता है। बिजली कड़कने लगी, बरसात शुरू हो गई। जबकि इसी तरह के चीज़ों का लगभग 30 साल और 30 साल से अधिक का जब एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसको क्लाइमेट बोलते हैं, जलवायु। ये देखेंगे, ध्यान रखेंगे। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडल दाब, तो जो मौसम के तत्व होंगे, जो मौसम का एलिमेंट होगा, वही एलिमेंट अपना क्लाइमेट का भी होगा। क्योंकि असल में मौसम ही
तो ये क्लाइमेट का जो मेन जो रूप है, क्या बोलते हैं उसको, उसी का तो समूह है, 30 साल का औसत है, या योग कह लीजिए, योग या कह लीजिए, उसी सब का तो अध्ययन है। तो वायुमंडल का बात हो या जब क्लाइमेट की बात हो या मौसम की बात हो, और तो उसमें क्या है, कौन कौन से एलिमेंट है, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीने और जलवायु की अवस्था लगभग एक जैसी ही बनी रहती है, जैसे दिन में गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, असमान बादलों से घिरा या साफ, आसमान बादलों से घिरा या साफ, आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। आर्द्र मतलब नमी वाला और शुष्क मतलब एकदम सूखा। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म ऋतु या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। तो देखेंगे क्लाइमेट या जलवायु को या फिर मौसम के कौन कौन से अंग हैं या किस किस चीज़ से तत्व हैं उसके। तो सबसे पहला है, ये ध्यान रखना, जो हम लोग अभी ऊपर देख रहे थे, तापमान। उसके बाद क्या है, वायुमंडल में तापमान के बाद वायुमंडलीय दाब, मंडलीय दाब। फिर तीसरा क्या है, पवन, जो हवा चलती है, हवा के प्रवाह को पवन कहते हैं। चौथा क्या है, वर्षण मतलब वर्षा। ये सब क्या है, मौसम या फिर जलवायु के तत्व हैं, ध्यान रखना है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये ध्यान करिएगा, ये इसमें विस्तार से तो नहीं दिया गया है, आगे चल के दिया गया है, इसमें थोड़ा सा बता दिया। विश्व के अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो आप अपने स्तर से रिसर्च करेंगे कि हम लोग किस जलवायु प्रदेश में हैं, कौन कौन से जलवायु प्रदेश किस आधार पर बांटा गया है, बांटने वाले वैज्ञानिक कौन कौन थे, ये सब अपने स्तर से रिसर्च करेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। हम असल में इस पूरे अध्याय में, इस चैप्टर में भारत को ही फोकस करके पढ़ाई करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा धैर्य रखिएगा, जब संभव हो तो स्पीड बढ़ा के देखिएगा। क्या आप जानते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम? क्या है? मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून एक अरबी शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, वायु के, ये ध्यान रखिएगा, मानसून का अर्थ क्या है? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एकरूपता होते हुए भी जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता है। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व, तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक मौसम से दूसरे मौसम में किस प्रकार की भिन्नता होती है। तो जो मानसून क्या है, जलवायु कहाँ कहाँ और भी इस तरह के पाए जाते हैं। इस प्रकार की जलवायु दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब हमारे देश में, और जो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, उन जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में भी पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु, करने का मतलब क्लाइमेट लगभग सेम होते हुए भी मौसम सब जगह और जलवायु थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। और अभी दो चीज़ का आधार लेके हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई। दो चीज़ का मतलब, एक तो वर्षा और दूसरा कौन था तापमान। दो महत्वपूर्ण तत्व, तापमान और वर्षा के आधार पर अपने यहाँ कुछ अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। एक ही देश में एक ही समय में देखिए दो तरह के तापमान है और बहुत ज़्यादा का अंतर। जैसे राजस्थान में गर्मी में 50 डिग्री पहुंच गया, और जबकि ठीक उसी समय गर्मी में ही और पहलगाम जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ देखिए 20 डिग्री टेम्परेचर है, 30 डिग्री का फ़र्क है। यहाँ ठंड है, यहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 तक हो जाता है। अब डिग्री सेल्सियस में है, तो ध्यान रखिएगा। एक दूसरा उदाहरण दिया गया है कि द्रास एक जगह है जम्मू कश्मीर में है जहाँ बर्फ़ काफ़ी पड़ती है। तो जब जाड़ा का समय आता है, ठंड का समय आता है, तो ठंड के समय में क्या होता है, विंटर सीजन में
तापमान कभी कभी कहीं कहीं 45 डिग्री माइनस में पहुंच जाता है सेल्सियस। जबकि तिरुवनंतपुरम में उसी समय गर्मी का ठंड का मौसम है, ठीक उसी समय तिरुवनंतपुरम में यह, तिरुवनंतपुरम कहाँ है, केरला में, यह 22 डिग्री हो सकता है। और वैसी समय में केरला में कितना है, 22 डिग्री। यहाँ भी देखिए लगभग 33 डिग्री का फ़र्क, जबकि भारत की जलवायु जब अध्ययन करते हैं तो मानसून टोटल को कह देते हैं, लेकिन फिर भी कितना का फ़र्क है। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार दिन में तथा रात में तापमान लगभग समान ही रहता है। तो ये देखिए कुछ जगह का ऐसा उदाहरण है कि दिन और रात का तापमान भी बहुत ज़्यादा अंतर है। सुबह में अगर 50 डिग्री सेल्सियस, रात को ठंड एकदम लगने लगी, 15 डिग्री पर आ गए। ये राजस्थान या मरुस्थलीय इलाकों में देखने को मिलता है। जबकि अंडमान निकोबार हो, केरला हो या जो तटीय प्रदेश हैं वहाँ देखिएगा तापमान अंतर कम होता है, दिन और रात का लगभग बराबर रहता है। जब वर्षण की ओर ध्यान देंगे तो इतने तापमान के आधार पर था वर्षण पर, वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होती है। ये देखिए वर्षण का क्या है मामला, इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार भी इनका वितरण भिन्न हो सकता है। ठीक, तो ऋतु कौन सा चल रहा है और कितना ज़्यादा पानी हो रहा है, इस पर भी अलग अलग हो सकता है, भिन्नता हो सकती है इसमें। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वर्षा क्या है ना, जब हिमालय पर बरस रहा है तो इतनी ठंड है कि वह असल में बर्फ़ के रूप में बरसता है, ठीक, हिमालय के ऊपर, और जबकि शेष भाग में वही पानी के रूप में यानी वर्षा के रूप में बरसती है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब देखिए बारिश की क्या भिन्नता है। बरसात का जब मौसम होता है तो जहां मेघालय में 400 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है, वहीं 400 से, आपको ये बताना है कि वर्षा का जो हम लोग मापन करते हो किस आधार पर करते हैं। रेन जो मेजर करते हैं ना, अपने स्तर से पता करिएगा, नहीं तो हम जब कभी दूसरे वीडियो में बता देंगे। रेन का जो मापी करते हैं, रेन मेजरमेंट, वो कैसे करते हैं, किस पद्धति से करते हैं, 400 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है, 10 सेंटीमीटर का क्या मतलब। तो ठीक है, बरसात के समय में मेघालय में देख रहा है 400 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है। लद्दाख एवं पश्चिम राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम हो जाता है। अब यह है कि जहाँ राजस्थान और लद्दाख जो एक ठंडा एक गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल माने राजस्थान थार वाला, ठंडा मरुस्थल माने लद्दाख बर्फ़ वाला, यहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ देखिए 390 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा का फर्क पड़ रहा है। यहाँ वर्षा नहीं होती और यहाँ अगर हो रही है तो असल में बर्फबारी हो रही है। लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु का तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। अब देखिए किसी समय में मौसम जो हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे कि देखिए मौसम जो है ना वर्षा के समय क्या है कि कभी कभी ठंडा के समय में होता है, लेकिन तमिलनाडु का जो कुछ तट है, तमिलनाडु का तट पर अधिकतर वर्षा, और कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर, जब बाकी देश में ठंड होती है, मतलब ठंड की शुरुआत हो जाती है तो उस समय होती है, और ठंड नवंबर में पड़ने भी लगता है। तो वर्षा उस समय होता है कहाँ, तमिलनाडु के तट पर जम के। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक ऐसा क्यों होता है, वैसा समुद्री जलवायु की वजह से होता है। आगे हम लोग कभी पढ़ेंगे, चैप्टर अगर पढ़ना होगा आगे तो, नहीं तो फिर बाद में हम अलग से वीडियो बना के बताएंगे। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः, पूर्व उत्तर का मैदान ध्यान रखिएगा, गंगा का जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, उसके बारे में कहा जा रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। उत्तरी मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा बारिश होता है और जबकि जम्मू कश्मीर आते आते कम बारिश होने लगता है।
ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है और वर्षा के आधार पर इनके जीवन भी भिन्न होते हैं। यहाँ के लोग जो रहते हैं उस इलाके में, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। ज्ञात कीजिए, राजस्थान के घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? ये गर्मी से बचने के लिए। तराई क्षेत्र में, चराई क्षेत्र तथा गुवाहाटी व मंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? यहाँ बारिश ज़्यादा होता है ना, तो ढाल से पानी शायद निकलने के लिए, शायद क्या उसी के लिए। असम में प्रायः कुछ बांस के घर खम्भों सिल्ट पर क्यों बनाए जाते हैं? पानी का बहाव तेज बारिश आ जाने से ना पानी नीचे जम जाता है, बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, इसलिए वो पानी के ऊपर वाले स्टिल्ट दे के घर बनाते हैं। अब है जलवायु नियंत्रण। जलवायवी नियंत्रण किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले 6 प्रमुख कारण है। अब जलवायु जो कंट्रोल नियंत्रित होता है उसमें 6 चीज़ प्रमुख है। उसमें सबसे पहले है अक्षांश, फिर है तुंगता, अल्टीट्यूड। अक्षांश माने जलवायु किस चीज़ पर निर्भर कर रही है? अक्षांश। अक्षांश को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। तुंगता माने अल्टीट्यूड, ऊंचाई। वायु दाब मतलब एयर प्रेशर। फिर पवन माने एयर, हवा, विंड जिसको बोलते हैं। फिर समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, महासागरीय धाराएं। फिर ओशियन का जो करंट है वो। ऊंचावच लक्षण, तो टोपोग्राफी जो है, और उसका एक खास शब्द है, ये ध्यान अभी नहीं आ रहा है, ऊंचावच लक्षण। ठीक, तो ये चीज़ें उस पर निर्भर करती है। 6 चीज़ों पर जलवायु नियंत्रण, जलवायु की स्थितियाँ निर्भर करती है। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। अब ऐसा है ना कि मोटा मोटी पृथ्वी का जो वो है वो गोल है। अब मान लीजिए पृथ्वी ऐसा है, ये गोल है। अब इधर से सूर्य की किरणें अगर इधर पड़ेगी तो इधर कम जाएगी, इधर कम जाएगी, और इस पर सीधे जो पड़ेगी ध्रुव पर, इसको बोलते हैं अक्षांश। अब अक्षांश के अनुसार क्या है, कमते या ज़्यादा होते चली जाएगी सूर्य की ऊर्जा, रोशनी, है ना, सनरेज अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता है। ठीक, तापमान विषुवत से, ये जो विषुवत है इससे ध्रुवों की ओर जाने पर घटता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है। ठीक, वायुमंडल की सघनता ऊंचाई में कम हो जाती है। जैसे ही वायुमंडल की सघनता कमेगी तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश ऊंचाई पर निर्भर करती है। उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। क्या क्या? वायु दाब और पवन तंत्र। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। वायु, समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। क्या है ना, जहाँ जहाँ समुद्र है, समुद्र के किनारे जो जगह है उस पर वायुमंडल का समकारी मतलब मौसम कम बदलाव होगा, उसमें ठंडा गर्म जो होता है ना, टेम्परेचर का बदलाव कम होगा। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होते जाता है। मतलब समकारी से विषमकारी पर प्रभाव मोटा मोटी ऐसा समझने के लिए कि हो जाता है। एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म तथा सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। तो याद रखना है, एक तो है समुद्र वाली जलवायु, समुद्र वाली मौसम जिसमें समकारी प्रभाव पड़ता है, और दूसरा है महाद्वीपीय अवस्था। महाद्वीपीय अवस्था में क्या है, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंड और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी। जैसे जैसे आप समुद्र से दूर होते जाएंगे। महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट, समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। यह ध्यान रखिए, समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। कौन? महासागरीय धाराएं।
उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र के तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो सकता है। अब भी मान लीजिए गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी जो बताया गया उसी से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये अपना समुद्र का तट है, ये समुद्र है, और यहाँ अगर धाराएं जो बह रही है गर्म है, तो यहाँ से जो पवन इस तरफ आएगी वो इस तट को गर्म कर देगा, और अगर ये ठंडी जलधारा बह रही है तो इस तट को, जो भी तट है, इसको ठंडा कर देगा। अब आगे चलते हैं। ज्ञात कीजिए विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित है, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित क्यों है, ये ध्यान रखना है। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण, उपोष्ण माने 23.5 डिग्री से लेके 22.62 डिग्री के बीच में, आप समझ लें, जो नॉर्थ का हिस्सा है या साउथ का जो हिस्सा है, अक्षांश के ऊपर नॉर्थ या साउथ। उपोष्ण कटिबंध भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर, यही इलाके में जो महाद्वीप स्थित हैं, जो भी ज़मीन, जगह, देश, कॉन्टिनेंट है, उसके पश्चिमी किनारे पर ही ज़्यादातर मरुस्थल हैं। ऐसा क्यों? अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच अल्टीट्यूड की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोध करते हैं। ठंडा और गर्म वायु को कौन रोकेगा? पर्वत। इसलिए वो भी मौसम और जलवायु पर फर्क डालेगा। ऊंचाई, यदि उसकी ऊंचाई इतनी हो कि वो वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हों, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। पवनाभिमुख का मतलब ये है, इधर से अगर हवा चल रही है तो ये उल्टा साइड जो है ये पवनाभिमुख है, तो बारिश इधर ही हो जाएगी, इधर उठेगा और इधर ही बरस जाएगा। इधर बहुत कम बारिश होगी, सूखा हो जाएगा, कम बारिश होगी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें है अक्षांश सबसे पहले। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कौन 6 कारक था, तो अक्षांश था, एल्टीट्यूड था। हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे इधर अक्षांश, एल्टीट्यूड, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्च आवच लक्षण, ये तो उसी को एक एक करके अब पढ़ना है। कर्कवृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कक्ष के रन से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क 23.5 डिग्री उत्तर वाली जो रेखा है कर्क, ये इक्वेटर है, और ये 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है इसको बोलते हैं कर्करा। ये गुजरात के कक्ष से चलना है, इसमें भी यहाँ से, और यहाँ मिजोरम होके पार करती है। ये देश को लगभग बीच से बांटती है। भारत लगभग यहाँ है। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषता पाई जाती है। ये ध्यान कैसे रखेंगे? सबसे पीछे के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा, वो वीडियो होगा, आप देख लीजिएगा। उसमें ऐसा है, फिर ऐसा है, ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, यहाँ 62.5 डिग्री, फिर ऊपर 90 या 0 कह लीजिए, ऐसे करके, है ना, 23.5। तो ये जो जिस पर किरणें सीधी पड़ती है ये है उष्णकटिबंध, और जिसमें सीधे किरणें नहीं पड़ती हैं तो 62.5, 23.5 से साढ़े, ये है उपोष्णकटिबंध। ठीक, ऊपर या नीचे उपोष्णकटिबंध। तो भारत यहीं अटक जाता है, उस भारत जो है यहाँ अटकता है। तो इसमें उपोष्ण वाली भी है, इधर उष्ण वाली भी है। तो उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों तरह का यहाँ पाया जाता है, विशेषता मौजूद है। अब है ऊंचाई, अल्टीट्यूड। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर, 6000 मीटर है कम से कम हिमालय, और कम से कम नहीं, औसत के रूप में, कम या ज़्यादा।
लगभग 30 मीटर क्या है अपना तटीय मैदान जो है, जो मैदान गंगा के मैदान या बाकी जो चीज़ें कहती हैं उसमें भी ऊंचाई अधिकतम 30 मीटर की है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, पीछे पढ़ें ध्यान नहीं आ रहा, शायद आगे पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे हिमालय जो है मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है ना, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में कम ठंड पड़ती है। अब है वायुदाब, तीसरा वायुदाब एवं पवन, ये तीसरा या चौथा पढ़ेंगे साथ में, वायुदाब और पवन के बारे में। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। वायुदाब किससे? भारत में वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। मौसमी अवस्थाएं किससे? जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं वायुमंडलीय और क्या है वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है, जिसमें है कौन कौन सा? वायुदाब एवं धरातलीय पवन, ऊपरी वायु परिसंचरण और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये आपको याद ही रखना है, ध्यान कर लेना है, याद रहे चाहिए मैंने ऐसा पढ़ लेना है कि ऑप्शन चुनने में आपको आसान हो जाए। ये सवाल आते हैं कि किन चीज़ों पर निर्भर करते हैं। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है, जिसमें है वायुदाब एवं धरातलीय पवन, फिर है ऊपरी परिसंचरण। ऊपरी परिसंचरण हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो जेट फ्लो करता है ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहुत ऊंचाई पे, तो उसके बारे में है ऊपरी परिसंचरण तत्व। और फिर पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना कि ठंडी हवाएं मध्य एशिया से आती है, तो इसी वजह से जो पश्चिमी विक्षोभ वगैरह है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका प्रभाव भी अपने देश के मौसम पर है। एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जहाँ हम लोग अवस्थित है अपनी स्थिति के वजह से, पृथ्वी पर जहाँ हम लोग अवस्थित है उस वजह से। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। तो पीछे का वीडियो आगे हम लोग पढ़ेंगे पवन के वायुदाब पेटियाँ जब पढ़ेंगे ना, तो उसके बारे में जानेंगे कि हम लोग कहाँ स्थित हैं, तो पता चलेगा कि हम लोग हैं कहाँ वाले स्थिति में। हम लोग स्थित हैं, ये पवने उत्तरी गोलार्ध में भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक क्षेत्र वाले में, उत्तर पूर्व माने इस तरफ से जो ट्रेड विंड्स आते हैं ना, इस वाले इलाके में हम लोग हैं, ऐसे ट्रेड विंड होते हैं, तो आपको आगे पता चलेगा। ये पवने उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहते हुए कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। ये ध्यान रखना है। कोरियोलिस बल हम लोग आगे पढ़ेंगे। कोरियोलिस बल क्या है ना, पृथ्वी के घूमने के वजह से ना एक फोर्स होता है। असल में फोर्स क्या है ना, बस आप समझो कि कोरियोलिस बल क्या है, पृथ्वी के घूमने के वजह से जो एयर के ऊपर या पवन पर परिसंचरण तंत्र पर जो प्रभाव पड़ता है उसी को कोरियोलिस बल से डिफाइन करते हैं। तो कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होती है और विषुवतीय निम्नवृत्त वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है, इसलिए इन पवनों द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। ये याद ही रखना है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिना, उत्तर दाहिना, दक्षिण बायां, ठीक, उत्तर दाहिना और दक्षिण बायां विक्षेपित होती है। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं, वो लूप जो बनता है। तो ठीक है, ये इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ज़रूरत होगा तो आगे इस बारे में पढ़ेंगे। भारत की जलवायु ये याद रखना है कि उत्तर में दाहिनी तरफ राइट UR, जबकि दक्षिण में लेफ्ट DL, या उत्तर माने NR
नॉर्थ राइट और दक्षिण साउथ एसएल, NRSL ऐसे करके ध्यान रखेंगे। और हिंदी वालों के लिए UR और DL, URDL। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। ठंडा के समय में हिमालय के उत्तर, जो अपना हिमालय है ना, इसके उत्तर में उच्च दाब होता है ठंड के समय में। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्रों के ऊपर से बहती है, और अपने तरफ जो क्षेत्र है ना ये, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर इस पर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तरी, ग्रीष्म माने गर्मी, ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में, अब ऐसे ध्यान करिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैप बना के दिखाना पड़ेगा। अब है, इसके कारण ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्व भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। अब ऐसा है अपना भारत, चलिए मैप पर नहीं जाना है समझने के लिए, ये अखंड भारत, ज़्यादा अखंड बन गई। भारत का उच्च दाब क्षेत्र, भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। उत्तर पूर्वी भारत, ये वाला जो इलाका है, और आंतरिक एशिया, इस पूरे इलाके की बात हो रही है। इस पर क्या होता है, निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है गर्मी के कारण। वायु की दिशा में पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है, जिससे क्या होता है, इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अब ये निम्न दाब है, तो अब क्या होगा, हवाएं इधर से चलेगी। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर, ये जो सागर है हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए इधर दक्षिण पूर्व की दिशा में बहेगा। अब कहाँ गया, वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत को पार कर दाहिनी ओर मुड़ जाते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित निम्न दाब की ओर बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ से ऐसा, और यहाँ से ऐसे चलता है, ये विषुवत वृत्त है, और यहाँ से आपको ऐसे समझना है कि ऐसे करके ये यहाँ से हवा चलने लगती है ऊपर की तरफ, इस तरफ से, ठीक, दाहिनी ओर मुड़ के इस तरफ से चलना शुरू कर देते हैं। इन्हें, क्योंकि ये निम्न दाब क्षेत्र यहाँ था तो इधर चलता है, इन्हें धीरे पढ़ा रहे होंगे तो तेज कर लीजिएगा स्पीड। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है ना। ये जो इधर से जाती है ना, तो ये दाहिने मुड़ के जो चलना शुरू होती है ये निम्न दाब वाले क्षेत्र पर गर्मी के दिनों में, इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। ये पवनें कोस महासागरों के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत के मुखभूमि पर वर्षा करती है। और ये जो महासागर है हिंद महासागर, इसके ऊपर से बह के नमी ग्रहण करती है और भारत में जाके वर्षा कर देती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है। तो एक ऊपरी वायु मतलब जो हम लोग नीचे ज़मीन पर, ज़मीन के आसपास जो धारा चल रही है, उससे ऊपर भी एक धारा चलती है जो जेट धाराओं के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसी बारे में ये लिखा हुआ है कि ऊपरी परिसंचरण वायु परिसंचरण, इस प्रवाह का एक मुख्य घटक। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती है। इसके ये याद रखना, जेट धाराएं कहाँ से कहाँ चलती है, मोटा मोटी 27 डिग्री से लेके 30 डिग्री के उत्तर अक्षांश, नॉर्थ में है ना, जो ये धरती है इसके 30 डिग्री के में चलती है, ऊपर में, बहुत ऊपर में। इसलिए इसे उपोष्ण कटिबंधीय
पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है और ये पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है। पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। और ये जो जेट है ये 27 से 30 डिग्री के बीच, तो ये सालों भर चलता रहता है। कौन से? गर्मी को छोड़ के। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ आते हैं। अब इसी के कारण क्या होता है, दक्षिण में प्रवाहित होती है। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भागों में, उत्तर माने कश्मीर का इलाका और उत्तर पश्चिम माने ये जो पंजाब का इलाका है और पंजाब से ऊपर का जो पाकिस्तान का इलाका है, उस इलाके में हरियाणा, थोड़ा बहुत जो राजस्थान गुजरात का जो इलाका है उस इलाके में क्या है, उत्तर पश्चिमी भागों में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। आपको बताना कि चक्रवाती विक्षोभ क्या होता है। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। जी, फिर क्या होता है कि गर्मियों में तो ये अपने तरफ चलाता है। गर्मियों में तो क्या है, बारिश के बाद ये सूर्य की आभासी गति के, गर्मियों में क्या होता है, सूर्य का जो आभासी गति के कारण, आभासी गति का मतलब जो सूर्य पहले इक्वेटर पर था, बाद में 23.5 उत्तर तक जाता है, उस बारे में कहा जा रहा है। आभासी गति के कारण उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हिमालय के उत्तर में चल जाती है। सालों भर तो दक्षिण में रहती है, लेकिन गर्मी में क्या होता है कि ये उत्तर के तरफ चली जाती है, हिमालय के उत्तर के तरफ, आभासी गति के कारण सूर्य के। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है। देखिए, एक तो पश्चिमी था धारा, ठीक, एक जो जेट धाराएं थी ये पश्चिमी था, 27 से 30 डिग्री पर चलती थी। ये इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा कहते हैं। ये भी उपोष्ण कटिबंधीय है और ये भी उपोष्ण कटिबंधीय है। ये पूरब से चल रही है और ये गर्मियों में चलती है ना। आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीप भारत के ऊपर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। अब जो पहले पश्चिमी वाला चल रहा था 27 से 30 में, गर्मी में क्या होता है, ये चल जाता है हिमालय के उत्तर और इसके जगह पर जो 30 की जगह 14 डिग्री नॉर्थ में क्या चलने लगता है, पूर्वी जेट धारा चलने लगती है गर्मी के गर्मी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखिए, जेट धारा यह एक सक्रिय पटरी में स्थित क्षोभ मंडल के अत्यधिक ऊंचाई, मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर 12 किलोमीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। तो याद रखना, जेट धारा कितने ऊपर चलती है, तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि क्षोभ मंडल में धाराएं चलती है और लगभग जो अपना 12 किलोमीटर का ऊंचा क्षेत्र है ना, उसमें चलती है अत्यधिक ऊंचाई पर। 12 का ज़मीन से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इसकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। सर्दी के समय में अपने यहाँ देश में रहता है ना, गर्मी के समय में तो ये नॉर्थ में हिमालय के चला जाता है, देश के उस तरफ निकल जाता है। तो 110 किलोमीटर की रफ्तार क्या होती है जब वो नॉर्थ की तरफ चला जाता है, जबकि सर्दी में बाएं में चलता है ऊपर में, जिसका प्रभाव हमारे वायुमंडल पर है 184 की रफ्तार में। धीरे धीरे चले काफिला 80 के रफ्तार, 84 के रफ्तार। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया, जिसमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। ये उसका समझाने का ज़रूरत नहीं है। उपोष्ण कटिबंध आप देख लीजिए कहाँ है, उसके ऊपर चल रहा है। अब आइए पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, ये देख लीजिए कब उत्पन्न हो रहा है। जेट क्या है, गर्मी के समय का है, जबकि पश्चिमी चक्रवाती जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब है, वो सर्दी के समय का है। विक्षोभ भूमंडलीय, सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। भूमध्य सागर से जो आती है, भूमध्य सागर आप देख लीजिएगा नक्शे में कहाँ है,
वे प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में प्रवाहित होते हैं, जैसे अभी हमने बताया पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर में आती हैं। अब इस पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है, जो हवा आ रही है वहाँ से बहुत ठंडी हवा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से जो आ रही है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो आ रही है, वो विक्षोभ भूमध्य सागर जो हवाएं हैं, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ, अब जो ये चक्रवात आया ना ठंडी के समय में, तो ये चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह का एक भाग होते हैं। अब आ तो रहा है, ये ध्यान करने वाली बात है कि पश्चिम से उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर महीने में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में सुना है? अब है कि भारत के उत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्रों में प्रवाहित होते हैं। ये कौन सा? पश्चिमी डिस्टर्बेंस। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में सुना है? तो जो चक्रवात आ रहे हैं ना ठंडे के समय में, वो पूर्वी प्रवाह के बारे में है, जो 14 डिग्री पे लगभग जो बह रही थी उसके बारे में, उसी के कारण ये आता है। अभी एक चित्र बनाया गया है भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी महीने के दौरान औसत मौसम स्थिति जनवरी के समय। ये देखिए, ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अपना यहाँ कहीं भूमध्य सागर। ठीक, यहाँ से ये पश्चिमी जो हवाएं जो चल रही है तिब्बत के पठार के ऊपरी भागों में, ये क्या है, ये उत्तर की तरफ निकल गया है ठंडे के समय में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये देखिए, ये धरातलीय पवन है, ये पश्चिम पश्चिमी जेट। ये धरातल की पवन जो चल रही है इसके बारे में कहा गया है जनवरी में, ये जो पूरब की तरफ से आ रही है, और जबकि गर्मी के समय में जेट धाराएं भारत के उत्तर से निकल जाती हैं। ये पूर्वी जो जेट धाराएं आती है, इसी के वजह से जो चक्रवात आते हैं, उड़ीसा के तट पर सुना होगा आपने और आंध्र प्रदेश में सुना होगा। अब आगे देखते हैं, और ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि नॉर्थ वेस्ट ये आगे चल के जैसे ही पार करेगी तो ये दाहिने मुड़ जाएगी कोरलोस बल के कारण। अब है एक आगे देखते हैं चित्र, कौन सा, भारतीय उपमहाद्वीप में जून महीने के दौरान मौसम स्थिति। जून महीने का स्थिति अभी देखते हैं हम लोग। जून महीने का स्थिति कहाँ है, ये जो नक्शा है, तो ये धरातलीय पवन को दिखा रहा है। जून लगभग गर्मी का समय आ चुका है और गर्मी के समय में क्या हो रहा है, यहाँ एक लो प्रभावित क्षेत्र बनता है। अभी जो हम लोग पढ़े थे, अभी लो प्रभावित क्षेत्र बनने के कारण क्या है, हवाएं यहाँ से जाती है पवन, और पवन उत्तरी गोलार्ध में दाहिने मुड़ेगी और यहाँ से इस तरफ जाना शुरू करेगी। धरातलीय पवन कहाँ चल रहा है जून के महीने में, देखें कहाँ तीर सिर्फ बना हुआ है, अगर है तो ध्यान करेंगे, ये जिसके बारे में हम लोग अभी कह रहे हैं। फिर है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, जो 14 डिग्री वाली बात हम लोग कर रहे थे, ये तो गर्मी के मौसम में लगभग कन्याकुमारी और बाकी के जो तट हैं, तमिलनाडु के तट है, उधर से ये चल रही है। फिर है उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ये उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहाँ है, ये आप देखेंगे, ये यहाँ उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम यहाँ से चलती है और बाद में इस क्षेत्र में आके निकल जाती है, और ये एक यहाँ उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम चल रही है, तो ये दिखाया गया है। अब आगे चलते हैं। भारतीय मानसून
इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत की जलवायु पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है, पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। तो ये ध्यान देने वाली है, मानसून का पता कौन लोगों ने लगाया? जो बाहर से भारत आ रहे थे, वो जो नाविक थे, वो सब व्यापार के लिए आते थे, वो सब, और बाकी जो कार्यों के लिए आ रहे होंगे। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने, उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ, चूँकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून नाम दिया। ठीक, मानसून का आगमन, ये बारिश का समय दिखाया गया। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच में रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मानसून का प्रभाव 20 डिग्री उत्तर से लेकर 20 डिग्री दक्षिण तक रहता है। एग्जैक्ट नहीं है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। मानसून समझना है तो इन चीज़ों को समझना होगा। पहला, स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि उसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ठीक, जल के गर्म और ठंडा होने से जो विभेदी तापमान बनता है उसके कारण। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको ITCZ के नाम से जाना जाता है, ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन, ITCZ के नाम से हिंदी में क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुववृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होती है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। एक ITCZ बनता है, जो देखे होंगे कि ये जो हवा मुड़ती है ना विषुवत रेखा पर से ऐसे, तो 5 डिग्री दक्षिण और 5 डिग्री उत्तर का जो क्षेत्र होता है ना, ये जो बनता है ना, एक क्षेत्र बनता है, ये डोल्ड्रम बोलते हैं इसको। इसमें हलचल बहुत कम होता है, मतलब मौसम की गतिविधियां जो है, चक्रवात वगैरह बहुत कम, आधा के बराबर आता है, इसको डोल्ड्रम बोलते हैं। उसी के बारे में, जब गर्मी आता है तो थोड़ा सा ही घसक जाता है, इस सेंटर में जो अभी था ये धीरे से थोड़ा सा घसक जाता है, जो प्रायः तो वो गंगा के मैदान की तरफ घसक जाता है। तो इसका घसकना ही क्या कहता है, मानसून गर्त कहते हैं। और ये जो है लो प्रेशर जोन है, और जो 5 डिग्री जो हम कह रहे हैं ITCZ, ये लो प्रेशर वाले जोन है। हिंद महासागर में, आगे हम लोग शायद पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल से। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इधर देखे होंगे ये मेडागास्कर, तो 20 डिग्री पूर्व में ना ये उच्च, कहाँ गया, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। देखिए, आपको जो इस जगह पर है ऐसे ही ध्यान कर लेना है। इसमें अगर बहुत लंबा पढ़ाने जाएंगे तो अगर आपको समझाना हमको बहुत पड़ेगा, तो 2-3 घंटे लगातार करना पड़ेगा, जो आपके काम का नहीं है। जितना आपका परीक्षा के लिए उपयोगी है वही पढ़ें, और थोड़ा आप खाली ध्यान से सुन भी लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। मेडागास्कर जो लिखा ना, मेडागास्कर 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश, उस स्थिति का भी जो उच्च दाब वाला हाई प्रेशर, तो ये भी मानसून को प्रभावित करती है। तो याद रखना, मेडागास्कर कहाँ है, वहाँ की स्थितियाँ हमें प्रभावित कर रही है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है।
वो जो तिब्बत की पठार है ना, तिब्बत कौन सा है, जहाँ चीन और भारत का हिस्सा जो लग रहा है ना, वहाँ जो पठार है उसको बोलते हैं तिब्बत का पठार। उस पठार के ऊपर क्या हो रहा है, ग्रीष्म ऋतु माने गर्मी के दिन में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। अब थोड़ा सा यहाँ हो रहा है शायद गड़बड़ समझने का। देखिए क्या है, इस बात को हम लोग समझेंगे कि ग्रीष्म ऋतु माने गर्मी का दिन है, ग्रीष्म ऋतु का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है। ये देखिए तिब्बत का पठार जब गर्म होगा, जिसके परिणाम से पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं के उच्च दाब का निर्माण होता है। तो ये असल में बात ये नहीं है कि आपको समझना होगा कि गर्म होने से हवा ऊपर उठ रही है तो निम्न दाब होना चाहिए। ये यहाँ पर तिब्बत के आसपास पठारों पर तो निम्न दाब होता है, और जो वायु फेरल के नियम से आप पढ़ेंगे आगे देखेंगे, तो ये जो फेरल या जो आगे की जो हवाएं उठ उठ के ऊपर जा रही है ना, तो ये ऊपर में जो दाब बन रहा है वो 9 किलोमीटर ऊपर की बात कह रहा है वो। तो तिब्बत के पठार से भी काफ़ी ऊपर जो बन रहा है, पठार के ऊपर तो लो प्रेशर ही बन रहा है, लेकिन ऊंचाई में हाई प्रेशर बन रहा है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं तथा भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर ग्रीष्म गर्मी के ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय महाद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। ये जो ग्रीष्म ऋतु, ये भारत का नक्शा, इधर से जो आया जेट धाराएं, पश्चिमी जेट धाराएं, और जो इधर से पूर्वी जेट धाराएं चल रही थी गर्मी के दिनों में 14 डिग्री के आसपास, इस दोनों का प्रभाव होता है। असल में क्या है ना, एग्जैक्ट मानसून के बारे में कोई बता नहीं सकता, अभी तक वैज्ञानिक सर्च चल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट कुछ भी कह देना एकदम एग्जैक्ट अभी तक संभव नहीं हो पाया है। तो हम लोग अनुमान और बाकी की परिस्थितियों को एक साथ अध्ययन करके जो कंक्लूजन अभी तक निकलता है उसी के बारे में लिखते पढ़ते हैं। अब है अंत ITCZ जो अभी हम बता रहे थे, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये विषुवतीय अक्षांशों के में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यह विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है, निम्न दाब। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है। तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्वी कहने का मतलब जहाँ ये मिलता है ना, उत्तर पश्चिम का हवा माने उत्तर, इधर उत्तर पश्चिम मतलब इधर से, और उत्तर पूर्वी यहाँ विस्तृत गर्त का दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी, उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व माने ये वाला, अगर ऐसा मान लिया जाए तो उत्तर पूर्व इस तरफ पवने, उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी, और दक्षिण पूर्व माने दक्षिण से पूर्व, उत्तर पूर्व का हवा ये है, ठीक ना, गलती हो जा रहा है बार बार, उत्तर ऊपर पूर्व यहाँ, उत्तर पूर्व, और दक्षिण पूर्वी ये उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की हवा यहाँ आके मिलती है, उत्तर पूर्व और ये दक्षिण पूर्व। तो यही जो है ना क्षेत्र जो बनता है इसको बोलते हैं ITCZ। उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। ट्रेड विंड्स क्या होता है वो आपको बताना है, आगे हम बता देंगे। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। आभासी गति क्या होता है, जो सूर्य यहाँ पे है ना, तो वर्ष में ये जो पृथ्वी के टिल्ट 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका होने के कारण जो किरणें यहाँ ऐसे पड़ती है ना, इसके बारे में कई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो धीरे धीरे आपको आएगा। लगे रहिएगा, क्लास थोड़ा देखते रहिएगा, स्पीड में देखिएगा तो और आसान रहेगा, शायद धीरे पढ़ा रहे होंगे हम।
इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागर के ऊपर दाब की अवस्थाओं में भी परिवर्तन मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, अब क्या कह रहे हैं देखिए, इसीलिए मानसून को समझना पढ़ना कठिन है। समानतः जब अब प्रशांत महासागर आ गया, अभी दक्षिण वाला था, सारे तो समुद्र इसमें आ ही गए। अब समानतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब वाला होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। जब प्रशांत में ऊंचा तब हिंद में नीचा, ये ध्यान में रखना है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या है, हिंद महासागर ऊंचा, प्रशांत नीचा, निम्न दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, और ये जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का ऊंचा नीचा है ना, दबाव का ऊंच और निम्न, इस क्या बोलते हैं, परिवर्तन को, नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 138 डिग्री पूर्व तथा ताहिती प्रशांत महासागर, ये जगह का नाम दिया गया है डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, जो कि हिंद महासागर में 12.5 डिग्री दक्षिण में है और 131 डिग्री पूर्व में है डार्विन जो, तथा ताहिती प्रशांत महासागर में 18 डिग्री दक्षिण और 149 डिग्री पश्चिम के दाब के अंतर की गणना महसूस। अब जो ऊंच नीच कर रहे हैं ना, ऊंच नीच, ये ऊंच नीच तापमान मेजर, प्रेशर मेजर कहाँ करते हैं, तो उसके बारे में ये लिखा गया। देखिए, कठिन चीज़ आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा। तो हिंद महासागर में जहाँ प्रेशर मोटा मोटी मेजर करते हैं वो 12.5 डिग्री उत्तर और 131 डिग्री पूर्व, ईस्ट, दक्षिण, उत्तर नहीं दक्षिण, साउथ ईस्ट, 12 डिग्री साउथ हिंद महासागर में और 131 डिग्री ईस्ट, साउथ ईस्ट में करते हैं, साउथ ईस्ट। उसी तरह जो प्रशांत महासागर का 18 पर नापते हैं, ये कहाँ है, ये भी दक्षिण पश्चिम में है ना, ये है दक्षिण पूर्व, ये है दक्षिण पश्चिम। प्रशांत को दक्षिण पश्चिम कर में नापते हैं और हिंद महासागर कहाँ है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता को, इसको आप अच्छे से अगर समझना है तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर है। अब हिंद महासागर में जो हम लोग मेजर कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं 12.5 डिग्री दक्षिण, और मान लीजिए यहाँ से ये गुजर रही है अपना विषुवत या इक्वेटर गुजर रहा है, तो यहाँ से 12.5 डिग्री मान लो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ और मान लो 131 डिग्री पूरब यहाँ मेजर करते हैं प्रेशर। और प्रशांत महासागर में कहाँ करते हैं, 18 डिग्री दक्षिण, मतलब लगभग यहाँ, और पश्चिम 149 डिग्री पश्चिम करते हैं यहाँ। तो इस स्थिति में एक प्रशांत महासागर का यहाँ का दबाव और हिंद महासागर में यहाँ का दबाव का जो अंतर होता है, बाकी नक्शा पर देखिए जिस पर अक्षांश देशांतर बना हो। दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर ये ताहिती और कहाँ नाप रहे हैं, डार्विन, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर, अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम तथा विलंब से आने वाला बारिश। और अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है, ऋणात्मक माने डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा ताहिती, इसका मतलब है कि जो हिंद महासागर का प्रेशर कम है और प्रशांत का ज़्यादा है तो बारिश कम होगी, ध्यान रखना है। यही ना इसका मतलब है कि 12.5 डिग्री वाला अंतर और 18 डिग्री वाला,
दाब के अंतर की गणना के मासूम की तीव्रता, अगर अंतर की गणना दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम तथा विलंब से आने वाली मानसून। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। यह एक दक्षिणी दोलन से जुड़ा है एल नीनो, यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। अब एल नीनो के बारे में भी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। अब ऐसा है कि जब ऋणात्मक होगा, मतलब दबाव हिंद महासागर पर कम होगा तो बारिश कम आएगी, और हिंद महासागर पर जब दबाव ज़्यादा होगा तो बारिश ज़्यादा आएगी, मानसून अच्छे से आएगा। अब ये चलते हैं पढ़ते हैं। एल नीनो दक्षिणी दोलन, जो ये तापमान में अंतर है ना, जिसको हम लोग दक्षिणी दोलन कहते हैं, तो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ ही एक मामला है एल नीनो। ठीक, अब एल नीनो क्या है? यह एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। और ये जो दाब परिवर्तन हो रहा है ना, जो प्रशांत का और हिंद महासागर का जो दाब में परिवर्तन, जो हम लोग अभी इतना देर आधे घंटे से चर्चा कर रहे थे, इसका संबंध एल नीनो से ही है। ये 2 से 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो साउथ ऑक्सीलेशन कहा जाता है। किस चीज़ को? इस पूरी घटना को, जो मानसून आ रहा है, दबाव में परिवर्तन हो रहा है, इन सभी को। और ये होता है एल नीनो की वजह से। एल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो कहते हैं। ये ध्यान देना, ये अस्थायी होता है। और ठंडा की जगह जब गर्म धारा बहने लगता है ना, पेरू की जलधारा गर्म होने लगती है, तो इसी को एल नीनो कहते हैं। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो कहा जाता है। एल नीनो का नाम दिया गया है, फिर से शुरू करते हैं। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय में बहना शुरू करती है। गर्म जो हो जाता है धारा, पेरू वाली ठंडी से गर्म अस्थायी तौर पर, ये होता है क्रिसमस के महीने के आसपास। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है, क्योंकि धारा तो अब गर्म हो गया है, तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है और ट्रेड विंड्स बहना कम हो जाता है, मतलब ट्रेड विंड पर उसका प्रभाव पड़ता है। मानसून का आगमन एवं वापसी। व्यापारिक पवनों के विरुद्ध मानसून पवनें नियमित नहीं है, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती है। उत्तर उष्णकटिबंधीय समुद्र के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं को प्रभावित करती है। ये ध्यान रखना है, उष्णकटिबंधीय समुद्र के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं को प्रभावित करती है। मानसून का समय जून आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय याद रखिएगा, मानसून कब से है? जून से, और कब तक है? सितंबर तक। ठीक, 100 से 120 दिन। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौछार से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में प्रवेश करती है। इसके बाद यह 2 भागों में बंट जाती है, अरब सागर की शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा। 2 भागों में मानसून बढ़ती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। अब अरब सागर शाखा जो है, जैसे ये
तो अपने यहाँ दो गो है, ये देखिए, एक तो ये मानसून वाला इधर से जाएगा, अरब सागर की शाखा हो जाएगी, और दूसरा बंगाल में बट जाएगा, बंगाल का यह अपना कॉर्नर है ना, यहाँ से ऐसे निकलेगी, ऐसा इधर और इधर चली जाएगी। तो जो अरब सागर वाली शाखा है 10 जून के आसपास कहाँ पहुँचती है? मुंबई के आसपास पहुँचती है, और यह तीव्र प्रगति है, यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। ठीक, अब यहाँ बहुत सारा पवन है, तो ये पश्चिम की तरफ गंगा के मैदान के टकरा टुकरा के मुड़ जाती है, पश्चिम गंगा मुड़ जाती है। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भाग तक पहुंच जाता है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के ऊपर उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिलती है। इधर से ये गया, ऐसा था ना, ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, इधर से ये गया और इधर से ये गया, यहाँ से ऐसे मुड़ के, और यहाँ कहाँ, यहाँ आसपास कहीं दोनों मिलती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तरी भाग में आपस में मिल जाती है। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान पहुंच जाता है। ठीक, जुलाई के प्रथम सप्ताह में कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। मानसून की वापसी कहाँ से होगी? अब ऐसा समझिएगा, अभी ऐसा अपना देश, ये ऐसा इधर से गया, इधर टकरा गया, और फिर ये इधर से गई और यहाँ टकरा के जब बारिश हुई, तो ये उत्तर पश्चिमी जो जगह है, यहाँ टकरा के बारिश हुआ, यहीं से वापस शुरू होगा, वापस होना यहाँ से शुरू हो जाएगा, जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ होती है, सितंबर में। ठीक, मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तर भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। मध्य अक्टूबर तक तो एकदम ही पीछे हट जाता है, प्रायद्वीपीय भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीपीय भाग ये है, ये उत्तर का हिस्सा ये होगा, तो यहाँ से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिण आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है, दिसंबर तक सब जगह से वापस। द्वीपों पर मानसून सबसे पहली वर्षा होती है, द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। अब इसके सिवा क्या है, मानसून की सबसे पहली बारिश कहाँ हो रही है? जो हम लोग अंडमान निकोबार और बाकी जो द्वीप समूह है ना, लक्षद्वीप, फलना चिल, यहाँ सबसे पहले मानसून की बारिश होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक, मतलब द्वीपों पर अप्रैल मई से शुरू हो जाता है, अप्रैल से शुरू होकर मई तक चलता है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। दक्षिण से उत्तर गया मानसून और उत्तर से दक्षिण लौटा, अप्रैल में शुरू हुआ और वैसे ही दिसंबर जनवरी में वापस आया, पहले शुरू हुआ और बाद में आया, वापस हुआ। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु से प्रभावित होता है, बाकी समय ठंड आती है, उस समय यहाँ से मानसून वापस होता है। ऋतुएं, मौसमी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, विशेषकर देश की आंतरिक भागों में।
ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के, क्योंकि महाद्वीपीय मौसम व्यवस्था हो जाएगा जिसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ रहे थे। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता होती है, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती है। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। देखिए, तट वाले क्षेत्र में नहीं उतना तापमान पर, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूप में भिन्नताएं होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतु हैं, वो है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु माने शीत माने ठंडा, ग्रीष्म माने गर्मी। कुछ क्षेत्रीय ये हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। यहाँ 2 ही तरह के ऋतु के हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, है ना। शरद ऋतु ये सब है। शरद मतलब एकदम सर्दी वाला, शीत माने सर्दी से कम सर्दी। वर्षा ऋतु। शीत ऋतु, उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहता है। भारत के नवंबर से फरवरी तक रहता है, वो क्या है? शीत ऋतु। भारत के उत्तरी भाग में ये मानसून के आगमन को दिखाया। हम लोग कहाँ हैं वो थोड़ा देख लेंगे, जहाँ तक वीडियो जा रहा है तो आप अपना डेट देख लीजिएगा। 10 जून को ये दिखा रहा है कि पटना उटना सब में आ जाता है, मुंबई से चल के 10 जून को पटना आ जाता है। लेकिन कहाँ है, बारिश वारिश हो रहा है। ये तो मामला बड़ा गंभीर है। जुलाई चल रहा है, 1 महीना में कोई बारिश ही नहीं हुआ। स्थिति बहुत ही गंभीर है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जे सस करनी तस फल चाखा। अभी 15 जून से लखनऊ में पहुंच जाता है, मतलब पटना पहले आती है और लखनऊ बाद में। फिर जुलाई के अंदर चंडीगढ़ वगैरह में हो जाता है। 15 जुलाई तक ये राजस्थान का जो इलाका है यहाँ। 5 जून को हैदराबाद के आसपास का जो इलाका है वहाँ, और 1 जून को ये तमिलनाडु का जो इलाका है, कर्नाटक का इलाका है यहाँ। और सबसे पहले इन चीज़ों में आता है मानसून। यहाँ जो आप ये द्वीप देख रहे हैं ना, यहाँ। चलिए आगे देखते हैं। दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। भारत में कौन सा महीना सबसे ठंडा होता है? दिसंबर और जनवरी एकदम शरद वाला समय आता है। शरद के बाद शीत ऋतु आएगी। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा है ना कि इधर से इधर जाएंगे तो तापमान इधर घटेगा। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात माने ठंडा, पाला मारना जिसको बोलते हैं, तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इसी समय ठंड के समय में हिमपात होता है वहाँ हिमालय में। इस ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। आपको ट्रेड विंड्स के बारे में भी बताया था थोड़ा बहुत, अब देखेंगे कि क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। यह स्थल से समुद्र की ओर बहती है। उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं वो स्थल से समुद्र की तरफ बहती है तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है, सूखा मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है, जबकि तट पर तमिलनाडु के तट पर उल्टा बहता है, तो यहाँ बारिश होती है ठंड के मौसम में। देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। देश का जो उत्तरी भाग है ना, उच्च दाब का कमज़ोर क्षेत्र बनता है, कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जिससे हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। तो इससे बाहर
पवन प्रवाहित होगी धीरे धीरे। ऊंचावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। उत्तर पश्चिम से और उत्तर पश्चिम से गंगा के घाट में बहती है। ये जो हिमालय के आसपास जो थोड़ा सा उच्च दाब बना ना, वहाँ से पवन निकलेगा और मैदानी क्षेत्र में आएगा, यही कुल मिला के कहना है। तो थोड़ा थोड़ा, बहुत तेज़ नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी हवाएं चलेगी जो ठंडी होगी। ठीक, ये पवन पश्चिम से उत्तर पश्चिम घाट में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है, कभी किधर से कभी किधर से चलती रहती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। अब ठंडा के समय में क्या होता है, चक्रवाती विक्षोभ अपवाह, अंतर्वाह मतलब अंदर की तरफ आएगी। ये भारत है ना अपना, ये भारत, इस भारत में अंदर की तरफ आएगी, अंतर प्रवाह इसी को बोलते हैं, विशेष लक्षण है। उत्तर पश्चिम से आएगी, जिसको पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर के पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा यह पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है, ठंड में जो बारिश होता है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, शीतकाल में ठंडा के वर्षा को क्या कहते हैं, उस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में महावट कहते हैं, कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। रबी फसल क्या है, गेहूँ जो फसल है ना, वो रबी फसल है, जो ठंडा में बोया जाता है, गर्मी में काटा जाता है, तो वो शायद रबी फसल होंगी। प्रायद्वीपीय भागों में ये वाला शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्र का समकारी प्रभाव है दोनों तरफ से, इसलिए इसमें ठंडा मतलब नहीं है, न ठंडा में ठंडा न गर्मी में गर्म। गर्मी में तो थोड़ा गर्म होता है, लेकिन ठंडा में तो एकदम ही नहीं, कोई प्रभाव ऐसा नहीं पड़ता है। समुद्री पवनों के प्रवाह के कारण शीत ऋतु में यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। अब है ये ग्रीष्म ऋतु। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये ऊपर में पढ़ा था, कौन सा, ध्यान कर लें, ग्रीष्म ऋतु, और उससे पहले हम लोग पढ़े थे शीत ऋतु। ठीक, नवंबर वाला जो हिसाब किताब था। और कुछ शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती, ये प्रायद्वीपीय भागों में शीत रूप से स्पष्ट नहीं होती। ठीक, ये शीतकाल में वर्षा का महावट कहते हैं। ठीक, ये ध्यान में रखना है। अब शीत ऋतु के बाद है गर्मी। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी मार्च से मई तक। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई दौरान रिकॉर्ड किए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान 42 डिग्री होता है सेल्सियस में। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान 45 डिग्री हो जाता है। तो मार्च अप्रैल मई में ही तापमान बहुत चढ़ने लगता भागों में। उत्तर प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री समकर प्रवाह के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर का पठार तक कम दाब वाला लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। देश के उत्तरी
भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होता है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान में, मई के अंत में, ठीक, मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना में छोटा नागपुर का तक क्या है, कम दाब वाला लंबवत क्षेत्र बनता है। ठीक, पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण, ये ध्यान रखना है। लू जो हवाएं चलती है, बहुत गर्म हवाएं, लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है जो दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। ये जो हम लोग नहीं कहते हैं लू मार देगा, जो कच्चा आम का क्या बोलते हैं उसको, आम घोर के जो पीते हैं हम लोग, इसी से बचाव के लिए। कभी कभी ये देर शाम तक चलती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती है। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती है क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गर्जन वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी भी कहते हैं, काल वैसाखी भी कहा जाता है। गर्मी जो हम लोग उत्तर भारत में जो सबसे ज़्यादा आता है उसको बैसाख के महीने में सबसे ज़्यादा आता है, बैसाख। और इसके साथ जो पानी अगर पड़ गया ना, इसके साथ प्रायः हिम वर्षा वृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे क्या काल वैसाखी भी कहते हैं। पानी जो पड़ गया गर्मी में तो काल वैसाखी, वैशाख का काल। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्वी मानसून वर्षा होती है, पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा इसे प्रायः आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक एवं केरल में क्या है ना, शुरू में मानसून कहाँ आती है, इसी कर्नाटक और केरल वाले इलाके में आती है। ठीक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल वाले में आती है। तो जो सबसे पहले जिस पूर्व मानसून पहले से जो सबसे पहले आती है, इस बारिश की वजह से क्या होता है, वहाँ मानसूनी के कारण आम जल्दी पक जाते हैं इस वर्षा के कारण। तो इसीलिए उस क्षेत्र में उसको आम वर्षा भी कहते हैं, आम्र वर्षा। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक ये मानसून का आगमन का ये है फोटो, मानसून का, ये मानसून के अंत का है। ऊपर आगमन था, अब अंत का है। डेट सबका लिखा हुआ है। पटना में क्या दिखा रहा है ये देखना है। पटना क्यों देख रहे हैं हम लोग, इसी क्षेत्र के आसपास के बिहार के। तो ये अक्टूबर में दिखा रहा है कि ख़त्म है। देखिए जो जिला आ रहा है ना, जिला माने चिन्ह, ये वाला, ये 1 अक्टूबर को दिखा रहा है। हैदराबाद से 15 अक्टूबर को दिखा रहा है और ये सितंबर में वापस हो जा रहा है। जयपुर वयपुर से 1 सितंबर को, तो और ये राजस्थान वगैरह से भी वापस ही हो जा रहा है। नवंबर तक रह रहा है यहाँ केरल कर्नाटक वाले इलाके में, है ना। चलिए, अपने यहाँ 1 सितंबर 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर तक है। गांधी जयंती के ठीक पहले ख़त्म होता है। अब यहाँ आते हैं मानसून। पवनें दक्षिण व्यापारिक पवनें दक्षिण समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। चूँकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए ये अपने साथ महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत वेग से चलती है। सुदूर उत्तर पूर्व के भाग को छोड़कर यह मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में, सुदूर मतलब जो दूर का इलाका उत्तरी पूर्वी वाला भाग है उसको छोड़ के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह, अभी अंतर्वाह समझाए थे, यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनाभिमुख घाटों पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है। ये पश्चिम घाट ये है ना, यहाँ है, तो इधर से गया तो इस वाले मुंह पर काफ़ी वर्षा होती है।
जो 250 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में वर्षा होती है। यद्यपि यह क्षेत्र वृष्टि छाया वाला क्षेत्र, मतलब पहाड़ के उल्टे तरफ का क्षेत्र, फिर भी इस पर कुछ न थोड़ी बहुत बारिश होती है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है, नॉर्थ ईस्ट में होता है, जो मैदानी इलाका है उधर होता है। खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मानसीराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। ये ध्यान रखना, खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मानसीराम, मेघालय का मानसीराम विश्व में, ये खासी पहाड़ी में है, याद रखना है। गारो खासी जयंतिया है ना, तो खासी में सबसे ज़्यादा मेघालय जो स्थित है उसमें बारिश औसत खूब होता है, सबसे ज़्यादा होता है भारत में। गंगा की घाटी के पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। गंगा की घाटी में पूर्व से, ये गंगा की घाटी ऐसा है ना, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर मात्रा घटते जाती है। इधर हिमालय की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, हरियाणा राजस्थान की तरफ आते जाते हैं तो घटती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। वर्षा में विराम भी मानसून से संबंधित ही घटना है। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। आर्द्र और शुष्क, मानसून में क्या है, आर्द्र और शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में आर्द्र कब है, जब वर्षा हो जाती है और अचानक रुकती है ना, वर्षा विराम जिसको बोलते हैं। और शुष्क किसको बोलते हैं, जो शुरू शुरू में आ रहा है। दूसरे शब्द में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक होती है, इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। दूसरे शब्द, मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक होती है, फिर इसमें वर्षा रहित विराम भी होते हैं, कुछ समय बारिश बंद भी हो जाता है। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त के गति से संबंधित है। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। कई कारण हैं इसके गर्त का खिसकने का, उत्तर दक्षिण, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इस भागों में वर्षा अच्छी होती है। जहाँ जहाँ गर्त जाएगा वर्षा वहाँ वहाँ चली जाएगी। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था बनी रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों से विस्तृत वर्षा होती है हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं। अब मैदानी क्षेत्र में हो रहा था तो हम लोग बारिश का मज़ा ले रहे थे, यही अब पहाड़ों पर चला जाएगा गर्त घसक के, तो उधर जम के बारिश होगा। वहाँ पहले से बर्फ़ है, वहाँ नदियाँ हैं और जम के उधर से पानी आएगी, इस वजह से मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी। इस भारी बारिश के मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती है एवं जान माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है और ये ऊपर में कुछ दिया गया पेपर का कटिंग है, डिवेस्टेड बाई डिलग, और ये बारिश का पैटर्न दिखाया गया है। 400 मीटर से अधिक जो इस जगह होता है, ये 400 सेंटीमीटर से अधिक, तो ये देख लीजिएगा। थोड़ा वार्षिक वर्षा का एक मैप दिया गया है, कुछ समाचार पत्र हैं और ये नीचे कुछ करने के लिए ये संभव हो तो ये करिएगा। उपरोक्त समाचार पत्रों के अंशों को वर्णित स्थानों में ऋतुओं के नाम बताएं। उपरोक्त कौन से ऋतु है ये? मौसम, चेन्नई की वर्षा की तुलना कीजिए और अंतर का कारण स्पष्ट कीजिए। मुंबई और चेन्नई में वर्षा, वस्तु स्थिति अध्ययन का दृष्टिकोण में बाढ़ एक विपदा का मूल्यांकन करें। बाढ़ एक विपदा का मूल्यांकन करें। लिखिए, लिखने से विकसित होगा लिखने की क्षमता। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियाँ, अब यहाँ से पढ़ेंगे। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा क्षेत्र में अक्सर चक्रवात आते हैं। ठीक, साउथ में जो है दक्षिण का इलाका, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान और माल की क्षति होती है। जान माने आदमी का जाना, माल माने संपत्ति की क्षति। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों पर पहुंच जाते हैं। कोरमंडल तट पर अधिकतर, ये पूरब का जो तट है इसको बोलते हैं कोरमंडल तट, यहाँ बोलते हैं कोरमंडल, और इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। कोरमंडल तट पर वर्षा होती है, इन्हीं चक्रवातों तथा आपदाओं से होती है।
इन्हीं चक्रवातों तथा आपदाओं से होती है। तो हम लोग पढ़ लिए चक्रवात का थोड़ा सा। ये जब हम लोग पढ़ने लगे थे क्या, ये मानसून की वापसी, इस बारे में और बाकी की चीज़ें। अब चल ये आगे पढ़ते हैं। वर्षा का वितरण। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। पश्चिमी तट के भागों एवं ये जो है ना, इधर जो होता है बारिश इस तरफ पहाड़ के, और ये नॉर्थ ईस्ट में जहाँ मानसीराम वगैरह इलाका है, वो खासी पहाड़ी में, वहाँ 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। ये सह्याद्री क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट के सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पहाड़ है ऊंचा ऊंचा, और इस तरफ जो बारिश है ना, पहाड़ के पूरब की तरफ कम होगा, इस तरफ ज़्यादा होगा। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है, जम्मू कश्मीर पता करना। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात है न, वर्षा का वितरण बता। लेह वगैरह में भी वर्षा कम होता है, वहाँ बर्फबारी हो जाता है, बारिश पानी नहीं होता। हिमपात हिमालय क्षेत्रों के में ही सीमित है, और हिमपात जो है हिमालय क्षेत्र में ही सीमित है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक। पश्चिमी घाटों में गुजरात के कुछ भाग क्या है ना, मानसून हर वर्ष सेम तरीके का पानी देगा, उतना ही पानी देगा, ये कोई ज़रूरी नहीं, कभी कम और कभी ज़्यादा। हर वर्ष मानसून का कोई एग्जैक्ट मतलब पता ही नहीं चलता कि क्या है, सब अध्ययन में लगे हुए हैं। इतना सारा पढ़ने के बाद समझ में आया ही होगा। वृष्टि छाया क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें क्या है, ये है वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेश में अधिक पाई जाती है, अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में सूखे की आशंका बनी रहती है। प्रकृति की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। अब है मानसून एकता का परिचायक। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यधिक ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्र प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं। दिशाओं की जगह है, तापमान का दिशा नहीं दशाओं होगा। दशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। मानसून की वजह से क्या होता है, जितने भी ऋतु हैं उसको एक लय मिल जाता है, एक चक्र मिल जाता है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण बारिश के कम ज़्यादा जो होता है ना, वो मानसून का लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उसके त्यौहार उत्सव सभी क्या क्या है ना, संपूर्ण भारतीय परिदृश्य जिसमें शामिल है जीव तथा वनस्पति, कृषि चक्र, मानव जीवन, त्यौहार और उत्सव सभी इन मासूमी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती है, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई के नाम से दिया जाता है। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती है, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। बहुत बड़ा चैप्टर था, 1.5 घंटा हो गया है
और अगर कोई सवाल है ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा बना के देखते हैं क्या होता है, बनता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हमें लगता है कि अभी तक का सबसे बड़ा चैप्टर यही था, सबसे बड़ा वीडियो भी यही है। देखिएगा 2 के स्पीड में दुगना करके देखिए जल्दी जल्दी। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही को चुनें। नीचे दिए गए स्थान में किस स्थान में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मानसीराम, खासी पहाड़ियों में जो है ना, मेघालय में पड़ता है, खासी पहाड़ियों के बीच। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में होने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को, ग्रीष्म माने गर्मी के दिनों में जो बहता है उसको लू कहते हैं ना। काल वैसाखी कहाँ कहते हैं? पश्चिम बंगाल में जो बारिश हो जाता है ना बैसाख के महीने में। व्यापारिक पवनें जो सालों भर चलते रहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारण पूरे भारत में चलता है? निम्नलिखित में कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम की बात हो रहा है ये भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? पश्चिमी विक्षोभ, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना जो आ रही थी, वो कहाँ से? भूमध्य सागर से। तो पश्चिमी विक्षोभ ये। भारत की मानसून का आगमन लगभग कब हो जाता है? भारत में मानसून का आगमन लगभग कब हो जाता है? तो मई के प्रारंभ नहीं, जून के प्रारंभ में हो जाता है, जो 1 जून से जो शुरू होता है ना लगभग, ये जो केरल वगैरह में, कर्नाटक वगैरह। निम्नलिखित में कौन सी भारत में शीत ऋतु की व्यवस्था, शीत ऋतु माने थोड़ा ठंडा जब हो रहा है, फरवरी का जो आसपास का महीना, नवंबर से फरवरी का जो महीना, नवंबर क्या फरवरी, हाँ। शीत ऋतु की गर्म दिन एवं गर्म रातें, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ठंडा दिन एवं ठंडी रातें, ठंडा दिन एवं गर्म रातें। दिन तो गर्म नहीं होता, तो ये गर्म दिन और ठंडी रातें। दिन थोड़ा गर्म, रात थोड़ा ठंडा, ये होता है शीत ऋतु। चलिए बाकी ये है, निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। भारत की जलवायु प्रभावित करने वाली कौन कौन से कारक थे? तो जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक थे, तापमान, वर्षा और जल, है ना, ये जो था, जो 6 कारण जो नहीं था हम लोग पढ़ रहे थे, अल्टीट्यूड, अक्षांश, ऊंचाई, ये सब लिखना है, पवन का प्रभाव है, और टोपोग्राफी, ऊंचावच जिसको बोलते हैं, ये सब। तो चलिए अब ख़त्म करते हैं, सभी अपना ख्याल